नमस्ते भैया। नमस्ते आर्यन। तो बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने उसका कंक्लूजन भी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। आर्यन एक बार दोबारा बताएं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, यश खंडेलवाल। अरे लास्ट क्लास में डिस्कशन करा है। एग्रीड। आर्यन आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बच्चे, कुछ स्पीकर, कुछ साउंड प्रॉब्लम। यश कोई और बोलो, मयूरी आप बोलो कंज्यूमर सरप्लस। Difference between पे willing एंड to sell and actual अमाउंट, price. डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल अमाउंट पेड। सेल की बात मत करना, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर है। पेड की बात करना। अरे डिमांड के चैप्टर से आ रहा है ये, मार्शेलियन अप्रोच है। द डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू पे एंड एक्चुअल अमाउंट पेड नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। एक बार कौन रिपीट करेगा जल्दी से? कंज्यूमर सरप्लस, अनुषा दोबारा बोलो। amount into pay and the amount actual pays. हाँ, Difference between the willing to pay and actual pays. एक्चुअल अमाउंट पेड, बढ़िया बात, बढ़िया बात। मेरा क्वेश्चन यश खंडेलवाल, भैया चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं लेकिन ये जवाब दिया करो। महक, पूछूं आपसे, महक खंडेलवाल। पूछ लो सर। हाँ, तो भैया ये जवाब जरूर देना है सबने, नहीं आता मना कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। महक को बोलना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शेलियन अप्रोच वन कॉमोडिटी। सिर्फ मुझे कंडीशन बता दो, एक ही लाइन है, जल्दी से कंडीशन। मार्जिनल यूटिलिटी, मनी कांस्टेंट। नहीं मार्ज, एमयूएम को। नहीं नहीं, अरे कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स, बिल्कुल ठीक है। तो भैया चीजें आपको बोलनी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हिक्सियन अप्रोच, यश का नंबर है। हिक्सियन अप्रोच इंडिफरेंस कर्व वाला खेल है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मेजर शर्त क्या है? क्या? स्लोप ऑफ, of यश। budget line is equal to slope of indifference curve. तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसको मैथमे, अरे ये लाइन लिखेगा ही नहीं, वो लाइन को मैथमेटिकली लिखेगा। अब यश बताओ इसी बात को मैथमेटिकली। एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू, अरे बोलो, X by py. पी एक्स बाय पी वाई या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। चीज़ों को भैया याद करो अच्छे से। कोई भी चैप्टर हो जाएगा मतलब 100% नॉलेज। रोज सोचा करो नाम के आगे सीए लगा हुआ है, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कनन, बात समझ में आ रही है? कनन, यस सर। तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन बैंक पर जाने से पहले कुछ बातें याद कराता हूँ। अरे बीसीके का डिस्कशन करूँ कुछ थोड़ा सा? अरे बोलो भाई। Yes, sir. अरे कुंदन है क्या क्लास में? यस सर। कुंदन, हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंकों की संख्या बताओ। अरे सबको सोचना है लेकिन बोलने का काम पहले कुंदन, उसके बाद कोई भी और बोल सकता है। हिंदुस्तान में आजकल नेशनलाइज बैंक कितने हैं बच्चे? अरे कहाँ गए भाई? सर बस यहाँ। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। भैया हमने सेंट्रल बैंक 12th क्लास में याद करा है। हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने मीनिंग याद करा रखा है, सबने 12th में याद करा हुआ है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद कर लो, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई डिक्लेयर एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान, हर कंट्री का एक ही सेंट्रल बैंक है। हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम याद कर लो, आरबीआई। ये हिंदुस्तान में कब सेंट्रल बैंक बना? अरे वैसे तो 1935 1935 में बनाया था अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन भारत में से सेंट्रल बैंक की पावर कब मिली है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा इन पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट। यहां पर हम नेशनलाइज बैंकों की बात कर रहे हैं। नेशनलाइज बैंक्स, नेशनलाइज बैंकों की संख्या एट प्रेजेंट 12 है। यश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है? 12.
थोड़ी सी बात बता देता हूँ। 1969 स्टोरी सुनो सारे बच्चे। 1969 हिंदुस्तान में लोगों को विश्वास में लेने के लिए अरे फाइनेंशियल सेक्टर को सरकार प्रमोट करना चाहती थी, बैंकों को प्रमोट करना चाहती थी, लोगों का बैंकों के ऊपर कोई विश्वास नहीं था, तो बैंकों में विश्वास बने, इसके लिए सरकार ने क्या करा, हिंदुस्तान का हर वो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर था, सरकार ने खरीद लिया और देश को समर्पित कर दिया। बोले तो नेशनलाइज बैंक बन गए, और ऐसे संख्या सरकार को कितनी मिली? 14। 1969 में कितने बैंक नेशनलाइज हो गए? जल्दी बोलो यश। 14। 14 1980 ऑनवर्ड सरकार ने फिर दोबारा 200 करोड़ से ऊपर वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खरीद लिया और देश के नाम समर्पित कर दिया। ऐसी सरकार को संख्या मिली 6। टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हो गए? बोलते चलो। 20 टोटल नेशनलाइज बैंक कितने हो गए? 20 में से पिछले साल 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 कुछ बैंक मर्ज हो। अच्छा, यहाँ पर अब भैया बीसी के चल रहा है, चीजें याद करना शुरू कर दो। भैया एनपीए की फुल फॉर्म बोलो। एनपीए की फुल फॉर्म यश। परफॉर्मिंग एसेट्स। सारे समझो। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या। अरे जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भैया। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पावर्स का फायदा उठाकर 20,000 करोड़ रुपया लेके भाग गए बैंकों का। अरे मैंने 3 मेजर आदमी बताए हैं जिन तीनों ने अकेले, इन तीनों ने 20,000 करोड़ का चूना लगा दिया बैंकों को। इसके अलावा 200 500 करोड़ का चूना लगाने वाले कई सौ हैं, जिसके चलते ये सारे बैंक इंसॉल्वेंट होने की कगार पर आ गए। ये नेशनलाइज बैंकों की बात सुना रहा हूँ। इन बैंकों की असेट साइड में बहुत सारी असेट्स ऐसी थी जो इन्होंने इन लोगों को दे रखी थी, लेकिन इनकी रिकवरी के कोई चांस नहीं है। मैंने 3 लोगों का नाम बताया है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या। इन 3 लोगों ने बैंकों को 20,000 करोड़ का चूना लगाया और भाग गए। इसके अलावा कई सौ और हैं जिन्होंने 500 700 करोड़ रुपए का बैंकों को चूना लगा रखा है, जिसके चलते इनकी परफॉर्मेंस, ये असेट्स सिर्फ कागजों में दिखाए जा रहे हैं बट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसी कंडीशन में कहीं बैंकों का सिस्टम फाइनेंशियल इमरजेंसी ना अनाउंस करने पड़ी, सरकार बैंकों को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर ना कर दे, इससे बचाने के लिए सरकार ने मर्जिंग का सिस्टम अडॉप्ट करा। यानी एक बच्चा मजबूत है, एक बच्चा कमजोर है, दोनों को मर्ज कर दो ताकि बैंक सरवाइव कर जाएं। यह समझ में आ रहा है? सरकार ने पॉलिसी बनाई कि इन बैंकों का मर्जर कर दो ताकि इनकी सर्वाइवल पोजीशन आ जाए और इनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खत्म हो जाए। बात समझ में आती है मैंने क्या कहा? हाँ भैया। तो यहाँ आजकल 12 बैंक रह गए हैं नेशनलाइज बैंक। 1 अप्रैल 2021 को 10 बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज कर दिया, यानी 6 बैंक खत्म कर दिए। पिछले साल 1 अप्रैल 2020 में 3 बैंकों को उठा के 1 बैंक में मर्ज कर दिया था। तो 2 बैंक पिछली बार खत्म करे 1 अप्रैल 2020 को, और 6 बैंक इस बार खत्म करे 1 अप्रैल 2021 में। कुल मिला के एट प्रेजेंट हिंदुस्तान के नेशनलाइज बैंकों की संख्या 12। अरे पिछले साल विजया बैंक जैसे बैंकों को खत्म कर दिया था इन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा में शिफ्ट कर दिया था। इस साल इन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे बैंक है, जैसे ओरिएंटल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को उठा के इन्होंने किस में मर्ज कर दिया? पीएनबी में। किस में मर्ज कर दिया बच्चों? पीएनबी में। पीएनबी बोले तो पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, तो भैया ये क्वेश्चन है तुम्हारा बीसीके का। तो आजकल हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है? 12। एनपीए की फुल फॉर्म याद कर लो। एनपीए की फुल फॉर्म बताओ, एग्जाम वाले क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। भैया ये स्लो प्रोसेस है, अभी ये और मर्जिंग होगी। सरकार चाहती है हिंदुस्तान में ये नेशनलाइज बैंक 5-7 रह जाएं। अब ये प्रोसेस जारी है। सबसे पहले आज से 3-4 साल पहले एसबीआई के 6 बच्चे एसबीआई में मर्ज हुए थे। पिछले साल फिर इन्होंने 3 बैंकों को उठा के 1 बैंक बना दिया था। इस साल इन्होंने 10 बैंकों को उठा के 4 बैंक बना दिया है, 6 बैंक खत्म कर दिए। ये स्लो प्रोसेस चल रहा है ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खत्म किया जाए और बैंकों की सर्वाइवल कंडीशन को बेटर किया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, कंपटीशन क्रिएट किया जाए। ये बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक, मेरा पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। एसबीआई। ए भाई, एफबीआई क्या एसबीआई बोला क्या? एसबीआई बोला क्या भैया। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है जी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक एसबीआई। हिंदुस्तान का ऐसा बैंक जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, ये भी एसबीआई है। फुल फॉर्म याद कर लिया आपने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पुराना नाम पेपर में नहीं आता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक, मैं बात करूंगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की।
अरे सारे बताओ, HDFC बैंक की फुल फॉर्म, पूरी क्लास। हाउसिंग डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जल्दी बताओ। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आर्यन रिपीट। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक याद कर लो, HDFC बैंक। कुंदन मैंने क्या बोला है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बताओ। HDFC फुल फॉर्म पूछेगा HDFC की, HDFC बैंक की फुल फॉर्म बताओ कुंदन। सर अरे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक, जोर से बोलो जितेश। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। भैया पहली बात याद कर लो, HDFC हिंदुस्तान का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दूसरी बात याद कर लो, HDFC की फुल फॉर्म आती है, क्या है बच्चों? जितेश दोबारा बोलेगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद करो 1994, हेडक्वार्टर याद करो मुंबई। इतनी बात याद हो गई है तो आगे बोलूंगा। HDFC लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर मुंबई। इसका चेयरमैन दीपक एस पारेख। यश चेयरमैन, दीपक एस्पाल। चेयरमैन दीपक एस पारेख। और इसमें MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आदित्य पुरी। अरे एट प्रेजेंट, अरे आज के क्वेश्चन में आज का ही पूछा जाएगा, पहले वाला कोई और होगा और फ्यूचर में कोई और आ जाएगा। तो यहाँ चेयरमैन मैंने क्या याद कराया? दीपक एस पारिक, HDFC बैंक का। और यहाँ मैंने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर याद कराया है, जल्दी बोलो। ए से नाम था आदित्य, अरे बोलते नहीं हो, कहाँ गए? पारिक। आदित्य, अरे भैया MD है आदित्य पुरी, आदित्य पुरी मैनेजिंग डायरेक्टर। और चेयरमैन कौन है? दीपक पारिक या दीपक एस पारिक। अरे पूरा नाम ना भी याद हो तो दीपक भी याद हो जाए, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा ना। अरे हर्ष याद हो गया, HDFC बैंक का चेयरमैन। चेयरमैन बोलेगा हर्ष, दीपक पारिक। दीपक पारिक। MD बोलो, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पूरी। आदित्य पुरी। आगे बात करते हैं भैया। ICICI बैंक हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी अभी याद कराया, यश याद हो गया। HDFC बैंक भैया। सेकंड लार्जेस्ट बैंक याद कर लो, ICICI बैंक। अब याद करो ICICI की फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जल्दी से कौन बोलेगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अनुषा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट, अरे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जोर से बोलो। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड, मुझे नहीं पता। अरे कौन बोलेगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़िया, चैतन्य दोबारा बोलेंगे ICICI का फुल फॉर्म। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भैया पेपर का क्वेश्चन है, तैयारी करा रहा हूँ, आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर याद करो, ICICI बैंक हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फुल फॉर्म याद कराइए, अलग अलग क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है। फुल फॉर्म याद कर लो, क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करो 1994 है, हेडक्वार्टर याद करो मुंबई है। अब एक बार दोबारा अनुषा, ICICI की फुल फॉर्म जल्दी से। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़िया। इसमें बच्चों, इसमें MD एंड CEO एक ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप बख्शी। जल्दी बोलो अनुषा। ICICI का हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी। हाँ जी। आगे बात करते हैं एक्सिस बैंक। भैया इसकी तो अलग से कोई फुल फॉर्म है नहीं, बस एक्सिस बैंक हिंदुस्तान का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। यश मैंने क्या बोला? एक्सिस बैंक कौन से नंबर पर है? थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। थर्ड लार्जेस्ट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993, हेडक्वार्टर मुंबई। हेडक्वार्टर क्या है एक्सिस बैंक का? जल्दी बोलो।
Mumbai. एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993 और इसका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन बोलो जी, कौन है? Amitabh Chaudhary. अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक स्टैब्लिश हो रहा है 1993 में, और जब ये स्टैब्लिश हुआ था इसका पुराना नाम, उस जमाने में इसका नाम था यूटीआई बैंक। क्या नाम था, जल्दी बोलो? UTI Bank. यूटीआई बैंक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक का नाम बताओ। अरे कहाँ सो गए, अभी तो याद कराया। SBI. SBI. एसबीआई की फुल फॉर्म बोलो। State Bank of India. इसका पुराना नाम बोलो। इंपीरियल Imperial Bank. Bank of बैंक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का सबसे पुराना नेशनलाइज बैंक बताओ। पीएनबी। PNB. पीएनबी 125 साल हो गए पीएनबी को। 125 समझते हो ना, या इंग्लिश बोलूं? English बोलो. हे भगवान, 125 इयर्स। अरे पीएनबी को कितने साल हो गए? 125 years. 125 इयर्स हो गए। तो वो ओल्डेस्ट की बात कर ले, ओल्डेस्ट कभी आया नहीं है, आएगा भी नहीं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सारे नेशनलाइज बैंकों में से सबसे पुराना पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सबसे बड़ा 40 ट्रिलियन, अरे मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन। इतना फंड है इसके पास एसबीआई के बाद। और एसबीआई के पास सबसे ज्यादा फंड है हिंदुस्तान में। सेकंड नंबर पर एचडीएफसी के पास है फंड्स। एचडीएफसी। वापस आते हैं जी। तो भैया पूछूंगा, खबरदार। कनन याद हो गया सारा जितना मैंने बताया? कनन सर रिपीट करना एक बार। हे भगवान, अरे बीसीसीएफ तुम्हारे पास है, जितनी मर्जी बार सुनो। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेगा। अरे रिपीट इतना सारा दोबारा करूं क्या सारा? कनन रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा है कि अगली क्लास में मैं सुनूंगा जो भी मैं डिटेल्स ऐसी बता रहा हूँ बीसीके की। अरे पिछली क्लास में भी मैंने कुछ बातें बताई थी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो बहुत सारी बातें ध्यान से सुननी होगी, याद करनी होगी। तुम्हारी बीसीके का इंपॉर्टेंट एरिया। कुंदन को बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? Yes sir. तो हर अगली क्लास में मैं आपके इस टॉपिक के साथ साथ पुराने डिस्कशंस, जीके के डिस्कशन, जो आपके बीसीके का पार्ट है, ये आएगा। एक्सिस बैंक हिंदुस्तान का कौन से नंबर पर है? अच्छा बच्चों, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक मैंने क्या बताया? यस जल्दी बताओ। अरे कहाँ गए? एक्सिस बैंक फोर्थ लार्जेस्ट। अरे थर्ड से आगे जाता नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा। कुंदन मैंने क्या बोला है? फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा। फिलहाल एक बार दोबारा एचडीएफसी की फुल फॉर्म आप सबके लिए बोल रहा हूं, किसी ने ना सुना हो तो। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी। नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994। हेडक्वार्टर मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है बच्चों? क्वेश्चन में आएगा इनमें से कोई एक बात। कौन है? दीपक एस पारेख। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो टॉप मैनेजमेंट की सीट पर बैठे हुए हैं, आदित्य पुरी। अरे पेपर में या तो एमडी पूछेगा, हेडक्वार्टर की बात टिक करा लेगा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा, या लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, बट पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे बीसीके में। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994। हेडक्वार्टर मुंबई। यहाँ पर बताओ बच्चों, मैंने चेयरमैन और एमडी एक ही आदमी है। चेयरमैन भी वही है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही है। नाम बताओ क्या बताया? संदीप बख्शी। एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट। अरे थर्ड के नाम से पेपर में नहीं आता, फर्स्ट आता है बस। तो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बताया। पुराना नाम इसका यूटीआई बैंक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993। हेडक्वार्टर इसका मुंबई। और इसके सीईओ कौन बताएगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चंद्र। नहीं चंद्र नहीं, चौधरी। भैया ये गड़बड़ झाला मत करो भैया, मैं चैप्टर को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हमारा चैप्टर 2 आज खत्म करना है हमें। क्वेश्चन बैंक का खेल चल रहा था, आज खत्म कर रहे हैं। और कल की क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3। क्या नाम है बच्चों? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। कॉस्ट। तो कल की क्लास में खेल शुरू करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट? अरे सबको मालूम है मेरा क्वेश्चन का आंसर अब की बार कौन देगा? यश। अरे सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड इन प्लेस ऑफ अदर्स। जल्दी से आंसर बोलो जी। टी एंड कॉफी।
टी एंड कॉफी। अरे सब्स्टिट्यूट गुड्स में यश का नंबर है, कौन सा रिलेशन होता है? अरे सेम रिलेशन होता है। सेम रिलेशन होता है। और अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो क्या होगा? जीरो से कम, जीरो से ज्यादा या जीरो? सब्स्टिट्यूट गुड्स में जल्दी से पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है का मतलब जीरो से ज्यादा, ग्रेटर देन जीरो। आगे चलेंगे। अरे कल ही मैंने एक बात याद कराई है, बात याद कराई है, पूछूंगा मैं। मयूरी, अरे मयूरी है क्लास में? चेतन ने आपसे पूछूं? Yes, sir. बच्चे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटिव। कल ही तो याद कराया बच्चों। Yes, sir. Infinity. आगे चलेंगे। नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है वहां से भी देख सकते हो, यहाँ पढ़ने में दिक्कत आए तो इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ये बना देता हूं जी। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दो एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मिल रही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ अनुषा। अनुषा 1 बिल्कुल ठीक है। अरे कौन से मेथड से बताया? पॉइंट मेथड में आपको बताया था जो मिड पॉइंट होता है। अरे फार्मूला अनुषा, फार्मूला बताओ। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट। अगली बात, द लॉ ऑफ डिमांड। अब की बार आंसर कनन बोलेगी। कनन आपका नंबर है बच्चे। द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। अरे लॉ ऑफ डिमांड, हाँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में तो क्वांटिटी डी डिमांड। सर, डी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है, बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। और कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। बिल्कुल बढ़िया, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच जनरली कीप्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड लो। अरे लो का मतलब यहाँ इन, देखो लैंग्वेज को यहाँ समझना पड़ेगा। लो का मतलब यहाँ इन इलास्टिक की बात कर रहा है। आंसर चैतन्य देव ने बोलना है। चैतन्य Sir, A. नहीं बच्चे, अरे आपने याद करा था जब चीजों के सब्स्टिट्यूट इन इलास्टिक की बात कर रहा है। इन इलास्टिक बोलो जी, कौन बोलेगा? और कोई? यश बी। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप प्राइस B बात। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो। बी पार्ट, वेरी लो प्राइस ऑफ ए। हाँ बच्चों देखो यहाँ पर, अब देखो ये बात कैसे निकल के आ रही है। जिसको समझ नहीं आया उसको मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे सेकंड नंबर पे याद करा था शेयर ऑफ ए कमोडिटी इन टोटल एक्सपेंडिचर। अरे चैतन्य याद आ रहा है? शेयर ऑफ ए कमोडिटी इन टोटल एक्सपेंडिचर। Yes, sir. तो माचिस पे 1 रुपया खर्च कर रहे हो, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा प्राइस बदल जाए तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं आता, यानी क्या रहता है? इनइलास्टिक। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो रहती है। किस पर? वेरी लो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जस्ट लाइक द मैच बॉक्स। बच्चे क्लियर हो गया? 7 क्वेश्चन का आंसर बी। Yes, sir. यस, आगे चलेंगे। तो नंबर 8 अनुषा आपका नंबर है बच्चे। सर लेस देन 1 सी। अरे सभी को मालूम है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज लेस देन यूनिटरी। अरे यश क्लियर है? यश भैया इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, मेरा क्वेश्चन। आर्यन आप बोलो बच्चे। 9 क्वेश्चन। इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबको मालूम है। आर्यन नेगेटिव। बढ़िया। इंफीरियर गुड्स आर दोस गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। द डिमांड ऑफ ए गुड्स। अगला क्वेश्चन आर्यन आपको ही बोलना है। 10th 11th दोनों आपको बोलने हैं। द डिमांड ऑफ ए गुड्स इज इनइलास्टिक, इंक्रीज इन द प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर। भैया क्या मजेदार खेल चल रहा है भैया। एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंडिचर मेथड, जरा रियलाइज करो। मेरा क्वेश्चन है आर्यन से, इन इलास्टिक एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा रिलेशन होता है? प्राइस और एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं इन इलास्टिक में? अरे बोलो बच्चों, इसका मतलब याद नहीं करा। सेम। प्राइस ऑफ कमोडिटी और एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर में सेम रिलेशन है, तो ईपी लेस देन 1 इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक होता है। लाइन पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर कह रहा है इंक्रीज इन द प्राइस। अगर प्राइस बढ़ गया है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? अरे जल्दी बोलो, सेम रिलेशन, इंक्रीज। अरे बच्चों क्लियर हो गया? अनुषा यस सर।
11th क्वेश्चन आर्यन आपका ही नंबर है. चेंज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स कैन नॉट बी चेंज. कैन नॉट बी चेंज. अरे वो कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी नहीं बदल रही, प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो. तो डिमांड कर्व कैसा होता है आर्यन, मालूम है आपको? अरे डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, जितना मर्जी प्राइस में चेंज कर लो. आर्यन आर्यन आवाज नहीं आ रही वर्टिकल. है जी. वर्टिकल. वर्टिकल बिल्कुल ठीक बोल रहा है बच्चा. वर्टिकल सामने मैंने डायग्राम बना दिया. क्वांटिटी डिमांडेड कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इन दैट सिचुएशन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. भैया रिस्पॉन्स सबको देना है, चीज़ों को याद करना है. हर्ष का नंबर है. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 12. हर्ष बच्चे प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई. पहले तो हर्ष मुझे बताओ पेप्सी और कोको कोला कौन सी गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट्स? सब्स्टिट्यूट. अब हर्ष को ही बोलना है, ऐसे याद करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशन होता है. अरे सब्स्टिट्यूट में कौन सा रिलेशन होता है? हर्ष आपका ही नंबर चल रहा है बच्चे. सेम रिलेशन होता है. यहाँ पर बोल रहा है प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कोको कोला जल्दी बताओ बढ़ेगा. बढ़ेगा. बढ़ेगा का मतलब अब देखो यहाँ लिखा नहीं है डिमांड बढ़ेगी, अब उसको वो शिफ्टिंग से बात कर रहा है. तो क्या होगा शिफ्ट? बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज में बताओ राइट वर्ड शिफ्ट होता है लेफ्ट वर्ड? जल्दी बताना है. राइट वर्ड. आंसर बताओ देखकर कौन सा है. शिफ्ट टुवर्ड्स राइट सिंस दीस आर सब्स्टिट्यूट्स. बढ़िया. बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. कोको कोला की डिमांड इंक्रीज कहता हम टिक कर देते. ऐसी कंडीशन में डिमांड का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है. जो लैंग्वेज वो बोल रहा है मोस्ट सुटेबल आंसर. आगे चलेंगे. ऑल ऑफ द अबव आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अरे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड नीचे लिखे हुए हैं, वो कह रहा है एक गलत है, और गलत भी ऐसा लिखता है जो उस जैसा हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाए. तो मेरा क्वेश्चन है जितेश, कौन सा फैक्टर डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड. क्या बढ़िया बात है. देखो सप्लाई के चैप्टर की टर्म बोल रहा है. आगे चलेंगे. जितेश आपका ही नंबर है. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जल्दी बताओ दूसरा नाम क्या होता है इसका. जितेश चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सबको मालूम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जितेश मेरा क्वेश्चन है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. दोनों बच्चों के नाम बताओ. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. चेंज इन डिमांड के दोनों बच्चों के नाम बताओ. इंक्रीज डिक्रीज. चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम बताओ. शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये तैयारी का लेवल होना चाहिए पूरी क्लास का. अगली बात, प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस. पहले तो ये बता दो पेप्सी और कोक अरे कैसी गुड्स हैं, जल्दी बताओ. सब्स्टिट्यूट. पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट गुड्स है. सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? सेम. सेम रिलेशन है. ये बात माइंड में रहनी चाहिए. आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. पेप्सी के दाम बढ़ गए, द प्राइस ऑफ नहीं, पेप्सी के दाम घट गए हैं बच्चों. पेप्सी के दाम घट गए हैं इन कंपैरिजन ऑफ कोक. तो ऐसी कंडीशन में कोक और सेवन अप की डिमांड सेम रिलेशन है. जल्दी बताओ. कम होगी. कम होगी. आंसर ढूंढ के बताओ. कोक और सेवन अप दोनों की बात करनी है. डी. अरे मिल गया आंसर. डमरू, अनन्या, अनुषा. यस सर. आगे चलेंगे. जितेश आपका ही नंबर है. लग्जरी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जीरो. नहीं. ए भाई, ए भाई. सी. ए पॉजिटिव ग्रेटर देन 1. सी. पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. इस बात को मैं समझा देता हूँ. आंसर तो इसने ठीक बोल दिया. भैया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद करो. इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव होती है. इन्फीरियर गुड्स में कैसी होती है? अरे बोलते चलो यश. नेगेटिव. और डायग्राम होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग. नॉर्मल गुड्स में कैसी होती है? पॉजिटिव. नॉर्मल गुड्स में कैसी होती है? पॉजिटिव. डायग्राम होता है अपवर्ड स्लोपिंग. नॉर्मल गुड्स के मैं 3 पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ. ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है, इनकम के बढ़ने पर उसी रेशो में लोग ज़्यादा मांगते हैं. कंफर्ट गुड्स, कंफर्ट गुड्स, ये मैंने डायग्राम की स्लोप बदलती है. इंक्रीज, इनकम के थोड़ा सा भी बढ़ने से डिमांड ज़्यादा बढ़ने की कोशिश होती है. इसे बोलते हैं, अरे यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. ये मैंने लिखा है ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 लग्जरी के केस में. लग्जरी के केस में कैसी होती है? ग्रेटर देन 1. ये क्लियर हो गया बच्चों? यश. अभी हाँ. और एक और बात रह गई है.
भैया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो का मतलब बता दो। अच्छा नेसेसिटी गुड्स के टाइम पे। हाँ यस, ये बात याद रखना, नेसेसिटी गुड्स। ऐसा आपकी अरे आपकी बुक के अकॉर्डिंग टिक करना है आपने, ऐसा आपकी बुक में मेंशन है इसीलिए ऐसा लिखेंगे। आगे चलेंगे। प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22%। अरे फार्मूला लगाना है, अब याद रखना या आर्क में भैया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दो प्राइस दो क्वांटिटी गिवन हो तो आर्क मेथड की बात करोगे, दोनों ही चीज़ें परसेंटेज में है, सिर्फ परसेंटेज मेथड। तो भैया फार्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और मुझे बताओ आंसर क्या निकल रहा है। अरे आंसर की वैल्यू नहीं चाहिए, इलास्टिक। अरे 25% बाय 22%, आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 1 बोले तो इलास्टिक। अरे अनुषा को क्लियर हो गया है? यस सर। अगली बात देखो, फिर परसेंटेज की बात कर रहा है। डिमांड में 5% का चेंज है, प्राइस में 20% का चेंज है। अरे ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज लिख देना, उल्टा मत लिख देना। अरे जल्दी बोलो आंसर कितना है? 0.25। भैया मुझे साइन भी चाहिए, प्लस या माइनस, जल्दी से बोलो। प्लस। भैया ये डिमांड का टॉपिक चल रहा है, सप्लाई का टॉपिक चल रहा है? डिमांड। तो डिमांड में माइनस होता है कि प्लस होता है? लेकिन माइनस साइन तो इग्नोर करके करते हैं ना। हे भगवान। क्रॉस पूछा उसने। अच्छा ठीक है भैया ये वो अरे फैक्टर्स की बात। हाँ नहीं पहले बात सुन लो, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। लेकिन पहले मेरी बात पूरी कर लो जो मैं कहना चाह रहा था। अगर यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता और आंसर आपका आ रहा है 0.25, डिमांड के क्वेश्चन में आंसर करना है माइनस का और सप्लाई के क्वेश्चन में आंसर करना है प्लस का 0.25। अनुषा ये बात समझ में आई? यस सर। अरे माइनस प्लस लगाएगा तो माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा और टिक करना पड़ेगा। फिलहाल ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, ये है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले देख लो डिमांड किसकी है? मटन की। और प्राइस किसका है? चिकन का। अरे चिकन और मटन कैसे गुड्स हैं? जल्दी बोलो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? सेम रिलेशन का आंसर प्लस का है और इनवर्स रिलेशन का मतलब आंसर माइनस का है। यानी आंसर प्लस का क्यों लिखा मैंने? 0.25 तो आपने निकाल ही लिया, ये समझ में आया? प्लस सब्स्टिट्यूट गुड सेम रिलेशन। अरे अनुषा ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे चलेंगे। साइन बड़ा ध्यान से लगाना, पेपर वाला कंफ्यूज करेगा। 19 क्वेश्चन जितेश। 4 पॉसिबिलिटीज, which one result the increase in total consumer expenditure? एक्सपेंडिचर है जी डी। भैया डी को चेक करो। इन इलास्टिक एक्सपेंडिचर मेथड में इन इलास्टिक कब होता है? जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन हो? सेम। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बात बिल्कुल ठीक है, डमरू इज द परफेक्ट आंसर। अरे कनन बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आंसर कनन को बोलना है। Which of the following statement? अरे प्राइस इलास्टिसिटी, सप्लाई की बात हो रही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कनन आंसर बोलो कौन सी लाइन ठीक है? चारों पढ़ो। भैया इतनी देर में तो कैसे काम? जल्दी जल्दी। सर बी पार्ट। बच्चे बॉम्बे बोला है आपने? हाँ। नहीं बच्चे, डमरू है आंसर। बच्चे कैसे काम, थोड़ी सी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में देखो क्वांटिटी, सप्लाई और प्राइस का रिलेशन है। बात बिल्कुल ठीक है, अरे इसी का ही रिलेशन है। सेकंड पार्ट में कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में इन दोनों की परसेंटेज का चेंज है। बात बिल्कुल ठीक है, यह समझ में आ रहा है? परसेंटेज का चेंज है, ये बात भी ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लॉन्ग रन की अलग होती है और शॉर्ट रन की अलग होती है, ये बात भी अरे मैंने बताया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शॉर्ट रन में अलग होता है, लॉन्ग रन में अलग होता है और मार्केट पीरियड में अलग होता है। अरे याद आ रहा है यश? हाँ भैया। तीनों बातें ठीक हैं, तो आंसर रहा ऑल ऑफ द अबव। 21 जितेश बाबा। गलत बताना है, ढूंढो और बताओ। सी। क्या बढ़िया बात है भैया। जिन बच्चों को ऐसा
कंफर्टेबल नहीं लग रहा उनको याद करना है। मैंने क्लास में एक एक बच्चे को साथ साथ लर्निंग प्रोसेस याद कराया है। थोड़ा टॉपिक को रिवाइज कर लें, बीसीसीएफ में सारे एपिसोड्स हैं। कोई भी ऐसा नहीं करो कि आगे दौड़ पीछे छोड़, कि अगला चैप्टर करने की बात करें और पुराने वाला भूलते चलें। ये गड़बड़ मत करना। मैं एक बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 21st क्वेश्चन में गलत ढूंढ रहा है वो। तो वो कह रहा है इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी। ये बात गलत नहीं है, लेकिन वो कह रहा है ऐसा हमेशा होगा, ये गलत हो गया। अरे नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी ये बात फिट होती है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स में बात फिट नहीं होती और क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बात महक याद आ रही है? गलत क्यों है? यस सर। भैया पूरी क्लास सबको अपनी कॉपी पर नोटबुक साथ रखा करो, कैलकुलेट करना है। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया, पेपर वाला यहाँ लिखा हुआ है आर्क मेथड, पेपर वाला किसी हालत में नहीं लिखेगा आर्क मेथड। क्वेश्चन साइलेंट है, दो प्राइस पेपर में हमेशा दो प्राइस दो क्वांटिटी होगी, वो कहेगा बस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। सबको आर्क मेथड से करना है और आंसर बोलना है। आर्क मेथड का फार्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू ऊपर दोनों प्राइस का टोटल और नीचे दोनों क्वांटिटी का टोटल। पूरी क्लास कैलकुलेशन आंसर जल्दी से। बी पार्ट। 0.8। भैया क्या बढ़िया बात है, जल्दी से निकालो। जो नहीं निकालेगा उसे पाप लगेगा आज। 0.8। सिर्फ दो बच्चों ने बोला है आंसर निकाल के। अरे सामने से आंसर देख के नहीं बोलना है, कैलकुलेट करके बोलना है। महक बोलेगी आंसर करके। सर 0.8। बढ़िया बात, बढ़िया बात। 0.8। जिसकी प्रैक्टिस कम हो वो क्लास के बाद करना बच्चों। सेम क्वेश्चन कंटिन्यू। अब की बार 23rd दोबारा रिपीट हो रहा है जी, बस कैलकुलेशन बदल रही है। प्राइस ऑफ ए प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस फ्रॉम, अरे दाम 300 रुपये से घट के 200 रुपये हो गए हैं और डिमांड 3000 से बढ़ के 5000 हो गई है। अरे यहाँ आर्क मेथड लिखा है, पेपर वाला नहीं लिखेगा, आपको आर्क मेथड ही लगाना है। जल्दी बताओ कैलकुलेट करके क्या आया। सी पार्ट आंसर है। सी पार्ट। अरे कुंदन करके ही बोल रहे हो ना भाई? 1.25। यस सर। समझ में आ गया आर्क मेथड क्या है, फार्मूला? यस सर। आगे चलेंगे। कुंदन अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ट्राई करना है, गलत सही की चिंता नहीं करना। व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई, इट मींस बोलो जी। सर बी लग रहा है, क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव हो जाता है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव। देखो आंसर सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। सब्स्टिट्यूट गुड्स ना दो जगह लिखा है, दोनों लाइनें पढ़ो ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बी और सी दोनों को पढ़ के बताओ कौन सा बढ़िया। अरे हे भगवान, अरे कुंदन बाबा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में मैंने भी याद कराया है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में सारे बच्चे याद करो। ये कल आया नहीं था इसलिए गड़बड़ हो रही है। और इसने क्लास, इसका मतलब कल की क्लास इसने सुनी नहीं है। कुंदन कल की क्लास 10 सुनी नहीं है ना, बाद में रिकॉर्डेड सुनी थी, उसमें मैंने याद कराया है। परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिखा है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। वो तो दिख ही गया है यार। इन्फिनिटी होती है। तो जल्दी बताओ यहाँ क्या आंसर है कुंदन? कुंदन कौन सा आंसर रहा बच्चे? सी पार्ट। सी पार्ट, हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आगे चलेंगे बच्चों। भैया आपकी बार पिज्जा। पिज्जा 60 रुपए से घट के 60 रुपए से बढ़ के 100 रुपए का हो गया और डिमांड 700 से 100 पिज्जा की रह गई है। भैया पेपर वाला मेथड का नाम नहीं लिखेगा, सिर्फ आर्क मेथड लगाओ। पूरी क्लास जल्दी से कैलकुलेट करो। भैया कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है, बाकी भी करो। अनुषा। सर 1 मिनट। कुंदन आप बोलो आर्क मेथड। D3। बिल्कुल ठीक है, 3। कुंदन आया क्या आंसर? यस सर। 26 क्वेश्चन। कुंदन एक बार आर्क मेथड का फार्मूला बोलना जरा। सर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। बढ़िया बढ़िया। अरे सारे फार्मूले याद रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, कैलकुलेशन फास्ट चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज, भैया मैंने आपको मोनोपोली के चैप्टर में कराया है कि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था और समझाया था बचपन में
कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सो प्राइस बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट चेंज कर दे तब भी बाउंड टू परचेज। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इन इलास्टिक होती है। मैंने काफ़ी हद तक आंसर बोल दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बहुत ज़्यादा बदल जाएं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू बी अकर। मेरा आंसर कौन? चिराग, आपका नंबर है। इलेक्ट्रिसिटी इन इलास्टिक है, यानी प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। जल्दी बताओ चिराग। अरे चिराग नहीं है, जितेश से बोल रहा था। जितेश। Quantity demanded is fall by relatively small amount. हाँ, जितना प्राइस में चेंज होगा डिमांड में उसके कंपैरिजन में बहुत कम चेंज होगा, इसी को तो बोलते हैं इनइलास्टिक। अनुषा समझ में आ गया? चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। Yes, sir. अगला जितेश, आपका ही नंबर है बच्चे। 27 क्वेश्चन। डिमांड ऑफ मील इज ए मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। अरे मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट में इलास्टिक है डिमांड। चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट कंसीडरिंग टू रेजिंग द प्राइस। अरे दाम बढ़ा दिए खाने के तो क्या होगा बच्चों? Fall in demand, sir. इलास्टिक का मतलब है चेंज इन Small fall in डिमांड। quantity demanded. एक बार दोबारा सुन लो, इलास्टिक का मतलब चेंज इन डिमांड इज मोर पावरफुल देन चेंज इन प्राइस। यहाँ प्राइस बढ़ा दिया तो प्राइस जितना बढ़ेगा उसकी तुलना में बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी। बता दो आंसर क्या है। जितेश क्या बोला था? Large fall in quantity demanded. बढ़िया। अरे ये इलास्टिक का मतलब है, एग्जाम्पल से टिक करा रहा है। यश 28। सी पार्ट। लेकिन बेस में कंफ्यूजन थी, बी और सी में सेम बात कर रहे थे। पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल। तुम्हें बचपन याद नहीं आ रहा? मैंने बताया था सारे मैंने कल बताया था। इसका मतलब यश ध्यान से सुन नहीं रहा। मैंने कल बताया था, अगर कुछ मैंने प्रिसाइज नोट्स में लिखा है कि अगर प्राइजेस में बहुत थोड़े चेंज हो तो ऑलवेज प्रेफर पॉइंट मेथड। याद आ रहा है यश? अरे कहाँ गया यश? भैया और फिर मैंने बताया था अगर प्राइजेस में बहुत ज्यादा हाँ चेंज भैया। है, याद आ रहा है, आर्क मेथड प्रेफरेबल होगा। यश हाँ भैया। तो देखो अब वो बात याद होगी तभी तो टिक होगा। अब रट्टे नहीं मार पाओगे, कंसेप्ट चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है पॉइंट मेथड कब यूजफुल होता है, तो जब प्राइस में बहुत कम चेंज होगा। यश मुझे बताओ कहाँ लिखा है ये बात? यस, सी में देखिए। सी में कह रहा है सिर्फ 100 रुपए का क्या ऑटो प्रोड्यूसर। अरे ऑटो क्या होता है? लाख 1.5 लाख रुपए का आता है। अरे लाखों रुपए का होता है ना ऑटो, 3 व्हीलर। हाँ भैया। 100 रुपए के दाम नेग्लिजिबल चेंज है, ना के बराबर। तो पॉइंट मेथड। और जो बी पार्ट कह रहा है रेस्टोरेंट, वहां 50%। अरे रेट ही आधे हो रहे हैं। अरे क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। तो आंसर सी। अनुषा क्लियर है? Yes, sir. 8 डिग्री। अनुषा का क्वेश्चन है 29। बच्चे बोलो डिक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू बोले तो ये एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। दुकानदार के लिए कलेक्शन है, रेवेन्यू है, हमारे लिए खर्चा है, कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर का चैप्टर है। प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। बोलो कौन सा ऑप्शन टिक करूं? B part. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अरे सबको मालूम है, पहले समझ लो बात को। एक्सपेंडिचर मेथड याद करो। जब प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू बढ़ रहा है, बोले तो इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कब होता है? जब ईपी इज ग्रेटर देन 1। ढूंढो और बताओ द परसेंटेज ऑफ। अरे ईपी इज ग्रेटर देन 1 का देखो, ईपी इज ग्रेटर देन 1 ना लिखकर उसने उसका मीनिंग लिख दिया। क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यश बाबा क्लियर है? हाँ भैया। यश का क्वेश्चन है 30th का जवाब दो बच्चे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये ही। ए पार्ट है। समझ में आ गया ना यश? हाँ भैया। प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सेम रिलेशन का मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में लेस देन 1। इन इलास्टिक का मीनिंग ढूंढ लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो कंटिन्यू। यश 31। या बी पार्ट। डिमांड ऑफ ए गुड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक। बिल्कुल ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही ऐसा होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही होता है इलास्टिक। आगे चलेंगे। 32 अनुषा। Sir.
जी, अब की बार इन इलास्टिक की बात कर रहा है। अनुषा का आंसर नहीं आया। Sir, luxury good. लग्जरी गुड्स में तो अभी पीछे आपने टिक कराया है, मोर देन वन होता है। Sir, the good has small part of income. स्मॉल, हाँ ये बात ठीक है। लग्जरी गुड्स नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। द गुड्स इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, ये बात बोल पाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, 30,000 इनकम 30,000 से 36,000 हो गई। इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 36,000 एंड सीडी की डिमांड, इनकम के बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है बच्चों 25 से 30। अरे जल्दी बोलो। बी पार्ट आंसर। पहले तो ये समझ लो यहाँ पर क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी, ये बताओ। इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है। क्वेश्चन में यहाँ आपकी बुक में मेथड लिखा है, पेपर वाला नहीं लिखेगा। इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है का रिलेशन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन साइलेंट, ऑलवेज फॉलो आर्क मेथड। आर्क मेथड, कुंदन मुझे आंसर चाहिए आर्क मेथड का। कुंदन एक बार फार्मूला बोलना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर्क मेथड। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की जगह क्या लिखेंगे, वाई। ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय q1 प्लस q2। कुंदन आंसर चाहिए, कैलकुलेट करके बताओ। कुंदन आंसर आ गया 1। यस सर। आगे चले। अगला क्वेश्चन कुंदन के लिए। बच्चे हमने आपको टीयू एमयू का रिलेशन याद कराया है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक बारी अगर मैं उसका डायग्राम बना दूं तो अच्छा रहेगा। डायग्राम में हम लोग बनाते थे कि ये मार्जिनल यूटिलिटी और फिर हम ये बनाते थे टोटल यूटिलिटी, ऐसा डायग्राम बनाते थे। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, सबको मालूम है, डायग्राम से याद आ रहा होगा। कुंदन को बताना है टीयू मैक्सिमम कब होता है। अरे टीयू मैक्सिमम कब होता है, जब कुंदन MU 0। अरे आंसर किसने बोला है, कुंदन ने नहीं बोला। मैं नहीं बोला। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल याद है इसे बच्चे को। तो MU 0 पहला टिक है। 34 हो गया, 35। कुंदन दोबारा आपका ही नंबर है 35। कोशिश करो बच्चे। इनडिफरेंस कर्व के चैप्टर से आ रहा है। इनडिफरेंस कर्व में वो कह रहा है कौन सी अजम्पशन ठीक नहीं है। नीचे अजम्पशंस लिखी है, गलत है। नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व। अरे कौन सी अजम्पशन डिमांड की नहीं है, अरे डिमांड की अजम्पशन नहीं है। डिमांड में एक अजम्पशन है, कल ही बताई थी, मार्शल ने मानी थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जबकि इनडिफरेंस कर्व में क्या बोला गया, मार्जिनल यूटिलिटी मनी इज डिमिनिशिंग। तो इनडिफरेंस कर्व में जो बात बोली गई है अजम्पशन में, वो यहाँ पर नहीं है। कौन सी है वो, यश? सी पार्ट। सी पार्ट। अरे कुंदन समझ में आ गया? यस सर, वो कल की क्लास लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा वो रिकॉर्डेड सेशंस देख लेना बच्चे अच्छे से। ओके सर। तो अनुषा का नंबर आया है 36। अनुषा अरे कहाँ गया बच्चा? Same level of satisfaction. Indifference curve slopes downward towards the right side. एक वस्तु बढ़ रही है तो दूसरे को घटा रहे हैं, क्यों? टू ऑब्टेन द, बिल्कुल ठीक बोला है। अरे सबको मीनिंग याद है, उसमें मोस्ट सुटेबल आंसर या टिक करना है। वो कह रहा है एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को घटा रहे हैं, पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज रिफ्लेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो कंटिन्यू द नंबर 37। जितेश कार डी होगा, नहीं ए होगा। Suppose the worker in a steel plant managed to force a significant increase in wage package. How would the new wage contract be likely to affect the market supply of the steel, other things being constant? जितेश क्या बोला है? स्टील प्लांट में, अरे क्या कह रहा है वो? वेज पैकेज बढ़ा दिया।
तो ऐसी कंडीशन में लाइकली टू इफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ स्टील। अरे कॉस्ट ऑफ फैक्ट कुल मिला के आप कैसे समझोगे? अरे फैक्ट्री में कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट के बढ़ने से, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स के बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बोलो जी। कम होगी। सप्लाई कम होगी, सप्लाई के कम होने से सप्लाई कब? अदर फैक्टर की वजह से। अरे कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। बढ़िया बढ़िया। अगली बात, अरे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बोलो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? यश बाबा। सी पार्ट। यश क्या बोला है? सी पार्ट नेगेटिव होती है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे इंफीरियर गुड्स में याद करा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव, ये पॉजिटिव बोल रहा है, यही स्टेटमेंट गलत है। आगे चलेंगे। जितेश 39 क्वेश्चन। बी पार्ट। कौन सा? बी बी। Successive unit of stamps collected by a little boy gives him greater and greater satisfaction. This is clear in case of सी सी सी। और कोई बोलो, यश बोलो। एक के बाद एक लड्डू सी खाते पार्ट है। जा रहे हो, एक के बाद एक लड्डू खाते जा रहे हो। गिव हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। यस, क्या है बच्चों? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर अगले लड्डू में नॉर्मली कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। बिल्कुल ठीक है जी। भैया समय की लिमिटेशन, गाड़ी को यही एक बार ही एक क्वेश्चन और बोल दो जी। यश 40 क्वेश्चन। राइस मार्केट में, व्हाट हैपेंस इन द राइस ए मार्केट? पार्ट। और कौन बोलेगा जल्दी से? बिल्कुल ठीक बोला है, जल्दी से कौन बोलेगा? और कोई सी। है? अरे यश क्या बोला था आंसर? बोला था मैंने। राइस मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बायर्स एक्सपेक्टिंग हायर राइस प्राइस इन द नियर फ्यूचर। अरे नियर फ्यूचर में बढ़ेगा तो आज डिमांड बढ़ेगी ना, और डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होगा? ये क्लियर है बच्चे? हाँ भी है। अरे किसी और ने कुछ और बोल, उसको समझ में आ गया कौन बोल रहा था? अनुषा क्लियर है? यस सर। तो भैया ये सारे क्वेश्चंस आपने खत्म करने हैं, ये आपका काम है। अरे सारे कर लेंगे।